नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, 37वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 37th अफ्रीकन यूनियन समिट इन 2024 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अदीस अबाबा। इथियोपिया में इस शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों ने सर्वसम्मति से गधे की खाल के व्यापार पर ऐतिहासिक प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की, जिससे उनकी खाल के लिए पूरे महाद्वीप में गधों की हत्या पर रोक लगा दी गई है। दिसंबर 2022 में पहले अफ्रीकी यूनियन इंटर अफ्रीकन ब्यूरो ऑफ एनिमल रिसोर्स गधों के संरक्षण हेतु पैन अफ्रीकी सम्मेलन में अपनाई गई दार अस सलाम घोषणा के बाद यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है। इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान अफ्रीकी क्लब को लॉन्च किया गया। मैनली झील किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज लेक मैनली लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के सबसे शुष्क क्षेत्र डेथ वैली के भीतर स्थित बैड वाटर बेसिन में अगस्त 2023 में वर्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे अप्रत्याशित रूप से मैनली झील का निर्माण हुआ है। इस झील का निर्माण हरिकेन हिलेरी के आने के बाद हुआ था। हालांकि शुरुआत में यह आशारूप छोटी हो गई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह पूरे पतझड़ के साथ साथ शीत ऋतु के दौरान भी बनी रही। अभी न्यूज में क्यों है? फरवरी 2024 में इसका पुनर्विकास देखा गया, क्योंकि एक शक्तिशाली वायुमंडलीय नदी द्वारा अधिक जल विसर्जित किया गया था। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े आयुध यानी गोला और बारूद और मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? साउथ एशियाज लार्जेस्ट आर्मामेंट एंड मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अडानी समूह ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 500 एकड़ में विस्तारित दक्षिण एशिया के सबसे बड़े आयुध और मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर क्षेत्र के सबसे बड़े एकीकृत गोला बारूद विनिर्माण परिसर के रूप में संचालित किया जाएगा, जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए उच्च गुणवत्ता वाले लघु, मध्यम तथा उच्च क्षमता वाले गोला बारूद का उत्पादन करेगा। टेस्ट क्रिकेट में एक ही प्रतिद्वंदी के खिलाफ 100 विकेट लेने और 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू टेक 100 विकेट्स एंड स्कोर 1000 रन्स अगेंस्ट सेम ओपोनेंट इन टेस्ट क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन रांची के इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में 5 मैचों की श्रृंखला के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करने के साथ ही एक ही अंतर्राष्ट्रीय टीम के खिलाफ 100 विकेट लेने के साथ साथ 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? इन विच सिटी हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। दुनिया के पहली वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन शहर मध्य प्रदेश में की गई है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 1 मार्च को किया। इस वैदिक घड़ी की स्थापना सरकारी जीवाजी वेधशाला के निकट जंतर मंतर के भीतर 85 फुट के टावर पर स्थापित किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। नामीबिया के जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने कीर्तिपुर में नेपाल के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों में अपने 100 रन पूरे किए। नामीबियाई क्रिकेटर ने 36 गेंदों पर कुल 101 रन बनाए। इन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यदि आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़कर के ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में।
तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों, इन एग्जाम्स में एम्पियन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज, नेशनल और इंटरनेशनल का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स, नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एम्पियन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एम्पियन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? इन विच स्टेट हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इसरोज सेकेंड स्पेस पोर्ट बीन लेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। पीएम मोदी ने 28 फरवरी को तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। इस प्रोजेक्ट पर 950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह लगभग 2233 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। इसके 2026 में चालू होने की उम्मीद है। पहला स्पेस पोर्ट कहाँ पर है इसरो का? वो है, आप सभी जान ही रहे हैं, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ इंडिया बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सचिन जैन। वैश्विक स्वर्ण खननकर्ताओं की संस्था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने मार्च 2024 में सचिन जैन को भारत का अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। इन्होंने सोम सुंदरम पीआर का स्थान लिया है। जैन डी बियर्स से WGC इंडिया में शामिल हुए हैं, जहां इन्होंने पिछले 13 वर्षों से कई वरिष्ठ भूमिकाएं निभाई है। डी बियर्स इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने भारत और पश्चिम एशिया में डी बियर्स फॉरएवर मार्क व्यवसाय का नेतृत्व किया है। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अजय खानविलकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लोकपाल के पास केंद्र सरकार पर अपने सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत में दूसरे लोकपाल बने हैं। इन्होंने पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लिया, जो 2 साल के कार्यकाल के बाद 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? इलेक्शन कमीशन इन कोलैबोरेशन विद विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द कैंपेन मेरा पहला वोट देश के लिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच अभियान चलाया गया। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के
तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी इन व्यू ऑफ द रैपिडली इंक्रीजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेरू। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में 2024 के पहले 2 महीनों में डेंगू के 31,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें 32 मौतें भी शामिल हैं। डेंगू मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के लगभग हर देश को प्रभावित करता है। संक्रमित होने वाले लगभग 4 में से 1 व्यक्ति को बीमारी हो जाएगी और इनमें से एक छोटा सा हिस्सा गंभीर बीमारी का शिकार हो जाएगा, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानक नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन हैज बीन अवार्डेड ऑनररी नाइटहुड बाय ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स थर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुनील मित्तल। भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को यह प्रतिष्ठित सम्मान इन्हें यूके और भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया गया है। इससे पहले रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी को भी यह सम्मान मिल चुका है, और ये हैं ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया। इसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस जहाज की लंबाई है 24 मीटर और इसमें 50 यात्रियों के बैठने की जगह है। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी was the Mobile World Congress 2024 organized? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, बार्सिलोना। इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में 26 से 29 फरवरी के बीच आयोजित किया गया है। इसकी मेजबानी दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक संघ ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन GSMA द्वारा की गई। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? वेयर हैज इट बीन अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। इस प्लांट का निर्माण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अच्युतपुरम मंडल के पुदीमदका में 1200 एकड़ भूमि में किया जाएगा। इसके तहत हर दिन 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। किस संस्थान ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन RTPO लॉन्च किया है, जो 18 एकड़ में फैला है और एक साथ 9 मध्यम श्रेणी के ड्रोन उड़ाने की क्षमता रखता है। RC हॉबिटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले और IIT गुवाहाटी रिसर्च पार्क में स्थापित ब्रांड एडुरेट के सहयोग से शुरू किए गए RTPO का प्राथमिक उद्देश्य भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा देना है। यह नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत पहचाने गए कृषि में लगे स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को भी विशेष रूप से सेवा प्रदान करेगा। भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? हु इज द प्रेजेंट करंट विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 28 दिसंबर 2022 से ही वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के तौर पर नियुक्त हैं। अभी न्यूज में क्यों है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AS राजीव
केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। राजीव वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है जिसे 1964 में स्थापित किया गया था। एक और सतर्कता आयुक्त यहाँ पर कार्यरत हैं, उनका नाम है अरविंद कुमार। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किए जाने की घोषणा की गई है? हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस हैव बीन अनाउंस्ड टू बी रीडेवलप्ड अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 553। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को लगभग 2000 भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया, जिसकी कुल लागत है 41,000 करोड़ रुपये से भी अधिक। इन पहलों में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 स्टेशनों का महत्वाकांक्षी पुनर्विकास भी शामिल है। यह योजना रेलवे मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में ही शुरू की गई थी। और ये देखिए नए बने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का दृश्य। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द 5th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी से 9 मार्च तक किया गया। जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया गया। भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया गया। किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? विच स्टेट्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन रंगपो हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। पहले फेज में सेवेके से रंगपो तक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। दूसरे फेज में रंगपो से गंगटोक और अंत में तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला तक का रेल प्रोजेक्ट शामिल है। इसके निर्माण से सिक्किम चीन सीमा तक एक मजबूत रेल नेटवर्क का मार्ग भी प्रशस्त होगा। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द गगनयान मिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग भी प्रदान किए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने रुपये मंजूर किए गए हैं? हाउ मेनी रुपीज हैव बीन सैंक्शनड फॉर पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 75,000 करोड़ रुपये। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका लक्ष्य भारत में 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो छत पर सौर बिजली इकाई स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी को 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इसे मंजूरी दे दी है। परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है? विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज विच हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन सेतु। पीएम मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज लंबाई में 2.32 किलोमीटर लंबा है, जो ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है। इसके निर्माण में 980 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस ब्रिज के फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल हैं जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करने में मदद करेंगे। पुल में 4 लेन और प्रत्येक तरफ 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वाज द ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत के प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित होकर भारत मंडपम नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 5F फार्मूला क्या है? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और लास्ट में फैशन टू फॉरेन। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं।
आइलैंड ऑन द एयर अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइलैंड ऑन द एयर कैंपेन। गलत उत्तर चुनना है, ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, गलत है यह। इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। यह दुनिया भर के टीवी शौकीनों को द्वीपों के स्टेशनों से जोड़ता है, गलत है यह। यह वैश्विक रेडियो शौकीनों को द्वीप स्टेशनों से जोड़ने वाला एक अग्रणी कार्यक्रम है। यह तकनीकी शिक्षा, सामुदायिक संचार और रेडियो तरंगों के माध्यम से वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। तो गलत उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। वर्ष 1964 में स्थापित इसका प्रबंध आयोटा लिमिटेड द्वारा रेडियो सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से किया जाता है, जो संचार के लिए द्वीपों को समूहों में वर्गीकृत करता है। अभी न्यूज में क्यों है? शौकिया रेडियो ऑपरेटरों की एक समर्पित टीम ने आइलैंड ऑन द एयर अभियान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आंध्र प्रदेश के नचगंडा द्वीप के चक्रवात आश्रयों से एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की। कालाजार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कालाजार। सही उत्तर चुनना है। इसे ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है यह। भारत में लिस्मेनिया डोनोवानी एकमात्र परजीवी है जो इस रोग का कारण बनता है, यह भी सही है। वर्ष 2023 में भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से भी कम मामले आए हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के आंकड़ों से पता चला है कि कालाजार के मामलों में गिरावट आई है। वर्ष 2023 में 595 मामले और 4 मौतें दर्ज की गई थी, जबकि वर्ष 2022 में 891 मामले तथा 3 मौतें दर्ज हुई थी। वर्ष 2023 में भारत का पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाजार का उन्मूलन करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त पहला देश था। लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM। सही उत्तर चुनना है, ध्यान में रखिएगा। यह एक कंप्यूटरीकृत भाषा मॉडल है, बिल्कुल सही है यह मानव विचारों को समझ सकते हैं और इस समझ को कार्रवाई योग्य चरणों में परिवर्तन कर सकते हैं, यह भी सही है। ओपन AI द्वारा GPT 3.5, गूगल द्वारा जेमिनी ओपन सोर्स LLM के उदाहरण हैं, गलत है यह क्लोज्ड सोर्स LLM के उदाहरण हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के युग में लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM के उद्भव ने कंप्यूटर के मनुष्यों के साथ इंटरेक्शन, उनकी भाषा समझने और भाषा को संसाधित करने की पद्धति में क्रांति ला दी है। आभासी संवाद को उत्पन्न करने से लेकर रचनात्मक कार्यों को सशक्त बनाने तक LLM ने AI प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई सीमा का मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये जो 2 एग्जाम्पल हैं GPT 3.5 और गूगल द्वारा जेमिनी, ये तो क्लोज्ड सोर्स LLM के उदाहरण हैं। ओपन सोर्स LLM के क्या उदाहरण हैं? ये उदाहरण हैं LLaMA2, BIOOM, गूगल BERT, फाल्कन 180B और OPT 175B। हाल ही में चर्चा में रहने वाले शब्द GAI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली ट्रेंडिंग टर्म GAI। गलत उत्तर चुनना है, ध्यान में रखिएगा। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से संबंधित है, बिल्कुल यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से ही संबंधित है। इसका उपयोग चैटबॉट उत्पादों को सशक्त बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह डेटा से सीखे गए पैटर्न और नियमों के आधार पर कंटेंट जैसे कि चित्र, ऑडियो, टेक्स्ट इत्यादि जनरेट करने पर केंद्रित है, यह भी बिल्कुल सही है। तो गलत उत्तर कौन सा है? इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GAI AI की तेजी से बढ़ती हुई एक शाखा है। इसका उपयोग कला के नए कार्यों को जनरेट करने के लिए किया जाता है जो विशिष्ट और अभिनव है। कलाकारों तथा रचनाकारों को नए विचारों का पता लगाने व पारंपरिक कला रूपों की सीमाओं को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। न्यूज़ में भी क्यों है? गूगल डीप माइंड ने जिनी AI प्रस्तुत किया है। यह एक नवीन मॉडल है जो एक टेक्स्ट अथवा इमेज प्रॉम्प्ट से इंटरैक्टिव वीडियो गेम विकसित कर सकता है। यह GI का ही एक उदाहरण है। नाटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नाटो। गलत उत्तर चुनना है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में बुलेवार्ड लियोपोल्ड 3 में स्थित है, बिल्कुल सही। वर्तमान में इसके 31 सदस्य देश हैं, नहीं 31 नहीं बल्कि 32 सदस्य देश हो गए हैं अब।
फिनलैंड इस संधि में शामिल होने वाला अंतिम देश है। नहीं, फिनलैंड नहीं, बल्कि स्वीडन है अंतिम देश। हंगरी की संसद ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की दावेदारी को मंजूरी देने के लिए मतदान किया, जिससे स्वीडन गठबंधन में शामिल होने वाला नाटो का 32वां देश बन गया है। 7 मार्च को यह विधिवत शामिल हुआ। यह सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा 4 अप्रैल 1949 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 और 3 गलत है, पहला सही है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाते हैं, जिससे आपका बहुत सारा समय बचता है, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। रायसीना डायलॉग 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रायसीना डायलॉग 2024। सही उत्तर चुनना है। 9वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सही। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इसके मुख्य अतिथि थे, गलत है यह। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 2024 की थीम क्या थी? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन, यानी चतुरंग कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कोऑपरेट क्रिएट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 3 सही है। इसमें लगभग 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य विश्व के सम्मुख सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। इसकी प्रेरणा सांगरी ला डायलॉग से की गई थी। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में सम्मेलन की मेजबानी करता है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।